नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उसके बारे में, ठीक है? तो पहला एडिटोरियल है इंडिया की जो न्यूक्लियर जर्नी रही है अभी तक, उसके बारे में कि किस तरह से इंडिया ने सबसे पहले न्यूक्लियर जर्नी स्टार्ट की थी आफ्टर जापान और इंडिया काफ़ी पीछे रह गया, ठीक है? उसके पीछे क्या रीजंस थे, कैसी सिचुएशन बनी थी, तो उसके बारे में। दूसरा जो आर्टिकल है वो है एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमी में, बैगर थाई नेबर पॉलिसी के बारे में, ठीक है? तो बैगर थाई नेबर पॉलिसी के बारे में ये, और ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जो ट्रेड वॉर है अभी जो चल रहा है और स्टार्ट कर दिया है ट्रंप ने, ठीक है? उस चीज़ के बारे में। तीसरा जो आर्टिकल है हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ बजट के बारे में, क्योंकि अभी बजट में ना हेल्थ के बारे में जो भी पॉलिसीज लाने की बात बोली है, जो भी बजट अलोकेट किया है, तो उसकी तारीफ की है राइटर ने, ठीक है? उसके बारे में। तो पहला चलो हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो न्यूक्लियर जर्नी ऑफ इंडिया है, ठीक है? तो राइटर इसमें बोलते हैं ना कि इंडिया की जो न्यूक्लियर जर्नी है ना, वो इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में काफ़ी आगे हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाया। उसके पीछे राइटर ने बोला है कि 2 जो लॉज़ हैं, कानून हैं, एक्ट हैं, वो उनका बहुत हाथ है कि जिसकी वजह से इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया। तो पहला जो एक्ट है वो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ठीक है? और दूसरा जो एक्ट है वो है सिविल लायबिलिटी डैमेज एक्ट 2010, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डैमेज एक्ट उसके बारे में, ठीक है? तो इसमें राइटर बोलते हैं ना, इंडिया ना क्या था, राइटर राइटर ने बोला है कि इंडिया दूसरा ऐसा नेशन था जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया था 1969 में तारापुर में, ठीक है? किसके बाद? जापान के बाद। मतलब जापान के बाद इंडिया दूसरा ऐसा देश था जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया था। चाइना से पहले, साउथ कोरिया से पहले, ठीक है? उस कंट्री से पहले बना लिया था, लेकिन फिर भी इंडिया पीछे रह गया। और इंडिया ने जो न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हेल्प से ना उसको इस्टेब्लिश कर लिया था, उसको स्टार्ट कर दिया था। अपनी जो न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट जर्नी थी इंडिया की, स्टार्ट हो गई थी काफ़ी पहले, ठीक है? फिर क्या हुआ था कि 1970 में ना इंडिया ने क्या बोलते हैं, इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था उस टाइम पे, जब इंडिया अच्छा कर रहा था न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। तो इंडिया ने एक टारगेट बनाया था कि हम लोग ना 2000 आने तक 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे न्यूक्लियर प्लांट से, ठीक है? लेकिन वो इंडिया अचीव नहीं कर पाया, और अभी तक भी ना 2000 तो छोड़ो, 2025 आ गया, अभी तक भी इंडिया सिर्फ 8,200 मेगावाट एनर्जी कैपेसिटी वाला जो न्यूक्लियर प्लांट है वो ना वो इस्टेब्लिश कर पाया, वो इंडिया की जो कैपेसिटी है वो हो पाई है। जबकि चाइना जिसने अपनी न्यूक्लियर जर्नी इंडिया के बाद स्टार्ट की थी, उसकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ना अभी फ़िलहाल, वो 58,000 है, ठीक है? सोचो इतना आगे बढ़ गया है। इनफैक्ट साउथ कोरिया बहुत आगे इंडिया से, उसकी भी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो 32,000 है, मेगावाट है, ठीक है? और दोनों ही आज मेजर एक्सपोर्टर है ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के। तो ये राइटर बोलते हैं। उसके बाद राइटर बोल रहे हैं कि भाई और ऑलरेडी इंडिया ये सब नहीं कर पाया, और इंडिया ने, और अभी जो बजट आया था तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक टारगेट फिर से रख दिया है। वो टारगेट है 1,00,000 मेगावाट का, कि इंडिया को ना 2047 तक 1,00,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर प्लांट में जनरेट करनी है, ठीक है? प्रोड्यूस होनी है। तो ये चीज़ फिर से टारगेट बना दिया, जो ऑलरेडी पहले वाले जो टारगेट थे वो तो पूरे नहीं कर पाए। तो ये चीज़ है। तो अभी जो चीज़ है, राइटर बोल रहे हैं ना कि इसमें ना बहुत सारी चीज़ों का इशू रहा था। जैसे इंडिया को फंडिंग की इशू रही, थोड़ा फंडिंग, लेकिन ऑल्दो हाँ, ये चीज़ है कि ना 1940s में ना इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बोल दिया था यूएसए ने, अमेरिका ने, ठीक है? और टाटा जो थे ना, टाटा ग्रुप था ना, उसने ये क्या बोलते हैं ना, इंडिया जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फंडिंग देने के लिए भी बोल दिया था, ठीक है? लेकिन और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट था वो यूएसए का था, और ये तारापुर में भी जो एस्टैब्लिश हुई है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो यूएसए के ही सपोर्ट से एस्टैब्लिश हुई थी। लेकिन फिर हुआ क्या, एनपीटी आ गई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970 में, ठीक है? और इसको लेके कौन आए थे? इसको लेके आए थे यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है वो, ठीक है? इसलिए हुआ क्या था ना कि 1963 में जॉन एफ कैनेडी, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने पंडित नेहरू से बोला था कि कि हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे न्यूक्लियर जो वेपन है उसको बनाने में। लेकिन पंडित नेहरू ने उस टाइम पे मना कर दिया था, ठीक है? पंडित नेहरू ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है? इससे भी अभी अब क्या हुआ कि हम लोग ना, और हम लोग ऑलरेडी चाइना ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए थे, ठीक है? और 1963 में उन्होंने ये जॉन एफ कैनेडी ने ये प्रपोजल दिया था, पंडित नेहरू ने मना कर दिया, ठीक है? और उससे कट्टू क्या हुआ, 1970 में एनपीटी आ गई,
ठीक है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और उसके बाद एक चीज़ और हुआ कि इंडिया ने ना 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, जिससे इंडिया की कंडीशन और ख़राब हो गई, ठीक है? और जिससे क्या हुआ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, ठीक है? तो ये चीज़ें थी। और मतलब ऐसे ही मतलब अगर मैंने फिर चीज़ें क्या हुई, जैसे मैंने मैंने ना कुछ इस तरह से इसमें अपनी तरफ से ना कुछ रीज़न फाइंड आउट करके इसमें लिखे हैं। जैसे ना पहला जो रीज़न रहा था क्या था? डिसीजन मेकिंग, कि इंडिया आज न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया पीछे है, जिसको काफ़ी आगे हो जाना चाहिए था ऑलरेडी। तो उसके पीछे क्या रीज़न था? वो पंडित नेहरू की डिसीजन मेकिंग थी कि जॉन एफ कैनेडी का जो एक प्रपोज़ल था, उसको नेहरू ने मना कर दिया था। उसके बाद एनपीटी आ गई, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर थे, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके थे। अब वो नहीं चाहते थे कि कोई भी दूसरा नेशन न्यूक्लियर नेशन बने, ठीक है? तो उन्होंने वो एनपीटी लेके आ गए। उसके बाद इंडिया ने और कंडीशन ख़राब हो गई, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो फिर सैंक्शन इंडिया के ऊपर लग गए, ठीक है? फिर इसके बाद ही कट टू एनएसजी ग्रुप आ गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है? तो वहाँ पे इंडिया को कभी वहाँ से इंडिया को कभी न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सप्लाई नहीं मिली। और साथ में क्या हुआ, चाइना तो डेवलप कर ही चुका था न्यूक्लियर वेपन, चाइना ने पाकिस्तान को भी हेल्प करना शुरू कर दिया, ये चीज़ हुई। लेकिन 1998 में फिर चीज़ें बदली थोड़ी-सी, और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट मतलब सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था, और फाइनली इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया था, ठीक है? ये चीज़ है। और फिर यहाँ से ना इंडिया का एक अच्छा फेज़ स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। और वो बीच में, और उसका टाइम था ना 2005 से ऑलमोस्ट 8 के बीच में, जब यूएसए ना काफ़ी ज़्यादा एक हद तक ना इंडिया को सपोर्ट कर रहा था न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि यूएसए को पता चल गया था कि चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया है, और चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमको इंडिया को एक जो वेपन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो देनी पड़ेगी, जिससे हम इंडिया के थ्रू ना चाइना को कंट्रोल कर पाएँ। तो ये उसका मोटिव था यूएसए का, कि उसने यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया। लेकिन फिर इंडिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ये 2010 में ये वाला कानून ला के, सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, क्योंकि इस एक्ट में क्या है ना, इस एक्ट में प्रोविज़न ये है, जैसे जनरली क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनली क्या है, एक रूल है, ये है कि अगर कोई भी हादसा होता है न्यूक्लियर प्लांट में ना, तो जो ज़िम्मेदार होगा वो होगा ऑपरेटर, जहाँ पे जो भी देश उसको ऑपरेट कर रहा है, जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो ज़िम्मेदार होगी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद, सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के आने के बाद, इसमें क्या एक प्रोविज़न डाल दिया कि भाई जो लायबिलिटी है ना, वो ऑपरेटर की तो रहेगी, सप्लायर की भी रहेगी। जो भी सप्लायर ना इक्विपमेंट्स हैं और भी चीज़ें हैं न्यूक्लियर प्लांट के लिए, ठीक है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो उस टाइम पे कौन सप्लाई कर रहा था? यूएसए इंडिया को। तो भाई यूएसए ने बोला, "भाई हम लोग इस चीज़ की हम लोग कोई भी अगर हादसा होता है, तो उसकी जो गारंटी हम लोग क्यों लेंगे? उसका जो खामियाजा है हम लोग क्यों भुगतेंगे? तो अगर आपको नहीं चाहिए तो हम लोग चले जाते।" तो वो लोग इंडिया से चले गए। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी देने से फिर इंडिया को मना कर दिया, और जो भी सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, वो मतलब फिर उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है? ऑल्दो 2014 में जब पीएम मोदी बीजेपी गवर्नमेंट आई पावर में, तो उसने यूएस कंपनी को बोला कि ठीक है, चलो हम लोग जो एक्ट है ना, उसमें बदलाव कर देते हैं, और आपकी कोई भी लायबिलिटी इसमें नहीं रहेगी। आप हमको हमारी जो कंपनीज़ हैं, उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो, ठीक है? लेकिन वो नहीं माने यूएसए लोग, कि नहीं भाई, अब नहीं। और दूसरा जो एक्ट था ना, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1962 का। उसमें क्या था कि भाई जो सोल पावर होगी, जो पूरी जो मोनोपोली होगी, वो गवर्नमेंट की होगी, ठीक है? ये चीज़ थी। तो भाई अब ये चीज़ है भाई, तो अब सारी उस टाइम तो ठीक था भाई 1962 में, तो भाई कि हम लोगों ने जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह का जो सेक्टर था, वो सिर्फ़ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा था। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, अभी टाइम बदल गया है। जैसे हम लोगों ने डीआरडीओ हो, इसरो हो, और भी इधर बहुत सारे सेक्टर हैं, जो क्रिटिकल सेक्टर हैं इंडिया के लिए, उनमें जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि इसरो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, डीआरडीओ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और प्राइवेट कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रही हैं। और जब तक प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी, देखो आप, जब भी प्राइवेट कंपनीज़ एक तरह से ना क्या बोलते हैं, एक्शन में आती हैं, उनका पार्टिसिपेशन होता है, तो एफिशिएंसी और कॉस्ट, और दोनों ही मतलब एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, और कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो ये चीज़ आप देखोगे, तो ये अभी ना गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि दोनों ही जो एक्ट है ना, उसमें बदलाव करना चाहिए। जैसे इंडिया की जो न्यूक्लियर जर्नी थी, जो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हो गया, अब वो रुक गई। तो उसको ना फिर से एक बूस्ट मिल जाए। तो ये बूस्टर की तरह अगर दोनों कानून में सरकार बदलाव करती है, तो वो दोनों कानून में जो नए कानून होंगे ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी फील्ड में बूस्टर की तरह काम करेंगे। तो ये चीज़ है।
तो यहीं आर्टिकल खत्म होता है। दूसरा आर्टिकल हम लोग शुरू करते हैं, वो है एक पॉलिसी के बारे में जिसको बोलते हैं बेगर थाई नेवर पॉलिसी। ये पॉलिसी ना बस सिंपल है भाई। ये ना जो एडम स्मिथ है, स्कॉटिश जो इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी बुक में ना एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो लिखी थी 1976 में। 1776 लिख दिया मैंने। उन्होंने लिखी थी 1976 में, ठीक है। एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी थी 1976 में, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो उसमें ना ये पहली बार ये शब्द यूज़ किया था, बेगर थाई नेवर पॉलिसी, एडम स्मिथ ने। तो उसमें ना उन्होंने यही बोला था कि मतलब बेसिकली इस पॉलिसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि कोई भी कंट्री ना अपने बेनिफिट के लिए और अपने जो देश में सामान है ना, जो प्रोडक्ट है, उनकी जो कॉस्ट है कम कर दे, जिससे दूसरे कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में क्या बोलते हैं, एक तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए, उनको खरीदेना। तो मतलब ये बेसिकली ये है कि एक कंट्री जब अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने लग जाती है ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री को घाटा पहुंचा के, तो इस चीज़ को बोलते हैं नेवर बेगर थाई नेवर पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली ये ना एक एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है ये, जिससे हम ना जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जिससे वो मार्केट में अपनी डोमेस्टिक कंपनी बनी रहे। तो अब इसके हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेगर थाई नेवर पॉलिसी के जो मेथड है वो क्या है। देखिए, पहला जो मेथड है वो है ट्रेड वॉर। अभी हाल ही में आपको पता है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं ना, यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं जनवरी जनवरी में, जनवरी 20 जनवरी को, तब से ना उन्होंने ना चाइना चाइना है, मैक्सिको है, कनाडा है, उनके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ऑल्दो मैक्सिको और कनाडा को ट्रंप ने अभी ना 30 दिन का टाइम दिया है, लेकिन चाइना को टाइम नहीं दिया है। चाइना के ऊपर सीधा उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, और फिर रिटेलिएशन में चाइना ने भी जो यूएसए के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर लगा दिया है टैरिफ, ठीक है। तो इससे क्या ना एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है। अभी ट्रेड वॉर भी ना इसी चीज़ का हिस्सा है कि भाई हम आपके जैसे यूएसए ने किया ना, जैसे मतलब चाइना से कोई भी सामान है वो 50 रुपये का आया यूएसए में, तो यूएसए ने उसमें मान लो 100% उसमें वो लगा दिया टैरिफ। तो वो सामान ना फिर यूएसए में 100 रुपये का बेचेगा। चाइना का सामान यूएसए में 100 रुपये बेचेगा, 50 रुपये का सामान 100 में बेचेगा, तो फिर उसको खरीदेने का नहीं। तो जो चाइना का सामान है यूएसए में, अमेरिका में, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यूएसए यही चाहता था कि भाई चाइना का सामान जो सामान है ना बेचे। तो एक मेथड होता है ट्रेड वॉर, दूसरे कंट्री के जो माल के ऊपर ना टैरिफ लगा देना। तो ये बेगर थाई नेवर पॉलिसी का ही मेथड होता है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है करेंसी वॉर। मतलब अपने देश की जो करेंसी है ना, उसको उसकी जो वैल्यू कम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी देश की करेंसी ना 50 से घट के 25 हो जाए, तो फिर क्या होगा ना कि दूसरे देश के जो लोग हैं, जो कंट्री है ना, उसके लिए पहली वाली कंट्री का सामान सस्ता हो जाएगा, क्योंकि वो पहले 50 का बेच रहा था, 25 का बेच रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो जहाँ पे सामान जा रहा है वहाँ पे वो सामान और ज़्यादा बेचेगा, सेल होगा। तो ये ना एक अच्छी पॉलिसी। लोग बहुत सारे स्पेशली चाइना के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यूएट करती है, उसकी जो कीमत है उसको कम कर देती है, उसको वीक करवा देती है, जिससे उसका सामान ना दूसरी कंट्रीज़ में सस्ता जाके बेचता है और लोग खरीदते हैं। ये चीज़ है। तो ये भी करेंसी वॉर ना, ये भी एक मेथड होता है इस पॉलिसी का। तीसरा इसका मेथड है वो है कि भाई जैसे जैसे चाइना से ना पहले 100 यूनिट मान लो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी प्रोडक्ट है वो 100 यूनिट आ रहा था, तो यूएसए ने बोल दिया नहीं भाई, अब 50 यूनिट से ज़्यादा हम लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। यूएसए में आपका सामान नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि बस 50 यूनिट तक आएगा, उसके बाद यूएसए में जो सामान बन रहा है वही बेचेगा, वही सेल होगा। तो ये भी एक मेथड यूज़ करते हैं जनरली कंट्रीज़, दूसरी कंट्री का सामान रोकने के लिए अपनी कंट्री में। तीसरा जो मेथड है वो सब्सिडी। मतलब ये कि अपने देश में जो लोग हैं, कंपनीज हैं, किसान हैं, कोई भी है, उसका स्टार्टअप है, उनको आप सब्सिडी दे दो, जिससे वो सस्ते में सामान बना पाएँ, और सस्ते में बना पाएंगे, सस्ते में बेच पाएंगे। तो दूसरी जो कंट्री का जो थोड़ा महंगा सामान है वो कोई खरीदेगा नहीं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। तो ये ना ये 3 से 4 मेथड है, ट्रेड वॉर, करेंसी वॉर, लिमिट लगाना जो इम्पोर्ट कोटा के ऊपर, और सब्सिडी देना अपने जो कंट्रीज़ में लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो किसान हैं, उनको, ठीक है। ये चीज़ है। अब आर्ग्यूमेंट जो राइटर है ना वो प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी है, ये बेगर थाई नेवर पॉलिसी है, इसके फेवर में कुछ बोलते हैं। वो बोल रहे हैं ना कि ये सही क्यों है। वो बोल रहे हैं ना, इससे क्या होता है कि इससे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो डोमेस्टिक कंपनी है, उनको फ़ायदा होता है। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको फ़ायदा होता है, देश में जॉब जनरेट होते हैं, और आत्मनिर्भरता आती है। जैसे ना अगर आप दूसरे देश के सामान के ऊपर निर्भर हो, तो आपने देखा ही है, जैसे कोरोना के समय पे बहुत सारी कंट्री जो एसेंशियल आइटम थे ना चाइना के, उनके ऊपर निर्भर हो गए थे, और उनको नहीं मिल नहीं पा रहे थे। तो इससे क्या होता है, जो दूसरे नेशन की जो सिक्योरिटी है वो भी हार्म होने का उनका खतरा रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मतलब क्या है कि राइटर बोल रहे हैं ना कि
ये वाला जो पॉलिसी है, बेगर था नेवर पॉलिसी, इस ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिससे दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जो निर्भरता है ना, वो खत्म हो जाती है, और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बनी रहती है। जॉब जनरेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, डोमेस्टिक जो इकोनॉमी वो बूस्ट होती है। तो ये चीज़ है। अब इसके अपोजिशन में भी कुछ आर्टिकल, कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं राइटर, जैसे कि इससे ना, ये वाली पॉलिसी से सबको घाटा होता है। जिसने टैरिफ लगाया उसको भी घाटा हो रहा है, जिसकी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा है उसको भी घाटा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। और ग्लोबली जितने भी वर्ल्ड में देश है, सबको घाटा होता है, क्योंकि माल कहीं पे महंगा हो रहा है, कहीं पे सस्ता हो रहा है। मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं इकोनॉमी में इसकी वजह से। अगला जो राइटर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इससे ना जो डोमेस्टिक कंपनी है ना, जब उनको पता ही है कि जो हमारी ही गवर्नमेंट है, सरकार है, हमको सपोर्ट करेगी, हमारा सामान कैसा भी हो, अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का ना हो, हमें एनीवे सपोर्ट मिलेगा, हमारा सामान बेचेगा। क्योंकि अगर बाहर से सामान ज़्यादा आएगा, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर टैरिफ लगा देगी, या उसके ऊपर इम्पोर्ट कोटा लगा देगी, उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर देगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो हमारा सामान एनीवे अपनी कंट्री में तो बेचेगा ही बेचेगा। तो इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक जो कंपनी होती हैं, वो मेहनत नहीं करती अपने सामान को और ज़्यादा अच्छा बनाने की, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की। तो इससे क्या होता है, उनके पास जो मोटिवेशन होता है कॉम्पिटिशन का, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का, अपने प्रोडक्ट को अच्छा करने का, वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज़ है। ठीक है। और अब अगला जो चीज़ है इसमें वो है कि भाई, इस अगर कंपटीशन, जैसे मैंने बताया, कंपटीशन कम हो जाएगा, तो जो एफिशिएंसी है वो भी गिर जाती है। प्रोडक्ट एफिशिएंट नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव नहीं होता है फिर वो। और दूसरी जो कंपनीज़ है, जो अपनी डोमेस्टिक कंपनी है, उनका वो भी फिर बहुत लंबे लंबे वाले समय में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर। और अपने देश में सामान बेच सकती हैं, लेकिन बाहर उनका सामान नहीं खरीदेगा कोई, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो ये आर्टिकल नहीं खत्म होता बेसिकली। ठीक है। तीसरा हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो हम लोग करेंगे हेल्थ बजट के बारे में। एक्चुअली क्या है ना, हेल्थ बजट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बार बार ये आ रहा है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जो राइटर हैं, वो बेसिकली अपोलो जो हॉस्पिटल है ना, उसके फाउंडर हैं, प्रताप रेड्डी। ठीक है, सी प्रताप रेड्डी उनका पूरा नाम है। वो अपोलो हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और उस आर्टिकल में ना, जो अपने पीएम है मोदी जी, और अपनी जो सरकार है उसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई, सरकार ने ना बजट में बहुत सारे अच्छे क्या बोलते हैं, प्रोविज़न, बजट में ना बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। ठीक है। पहला कि इतना अच्छा खासा एक बजट अलोकेट किया है हेल्थ के लिए, 90,958 करोड़ का। कितना? 90,958 करोड़। ठीक है। इससे क्या हो, और दूसरा, इससे क्या होगा, इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म है वो बढ़ेगा। कैसे? हील इन इंडिया प्रोग्राम चलाने का बोल रहे हैं। हील इंडिया मतलब यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वो मतलब सॉरी सॉरी मतलब बाहर से जो लोग हैं ना, वो इंडिया में आएंगे। तो इसको बोला गया हील इन इंडिया। बाहर से लोग, मतलब राइटर बोल रहे हैं ना कि इससे क्या होगा, इतना सारे बजट से, जिस तरह के डिसीजन बजट में लिए हैं गवर्नमेंट ने, इससे इंडिया ना एक ग्लोबल स्पॉट बनेगा, ग्लोबल प्लेस बनेगा फॉर हेल्थ केयर। और इससे एक जो इंडिया का ड्रीम था हिल इन इंडिया प्रोग्राम का, कि जहाँ पर बाहर से लोग इंडिया में आएंगे, और इंडिया में आके अपना इलाज करवाएंगे, तो इंडिया में जो मेडिकल मेडिकल टूरिज्म है, वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। दूसरा टर्म होता है इसमें हील बाय इंडिया, मतलब इंडिया से जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो बाहर जाएगा, बाहर के देशों में जाएगा, और उनको एक तरह से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो और क्या है, और मतलब अब इसमें राइटर बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत अच्छे डिसीजन बजट में ले रखे हैं। जैसे 75,000 सीट बढ़ाई जाएंगी मेडिकल में, मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 सीट ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी, और सीट्स मतलब इंक्रीज़ की जाएंगी। दूसरा, डे केयर जो सेंटर हैं, 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर सेंटर, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डे केयर कैंसर सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो 200, और उसके लिए 200 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनका चुनाव किया जाएगा। ठीक है। इनोवेशन ड्रिवन केयर पे बात की है इस बजट में। ठीक है, इनोवेशन ड्रिवन केयर में, केयर के ऊपर। और राइटर बोल रहे हैं ना कि 1980, जब 1980s में इंडिया था ना, तो इंडिया में 1980s में खासा प्रॉब्लम थी मेडिकल केयर की। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, डॉक्टर ले लो, स्टाफ की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम से लेकर 2025 तक इंडिया ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। ठीक है, इंडिया ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, और जो इंडिया का मेडिकल सेक्टर है बहुत आगे बढ़ा है। ठीक है, इंडिया में अब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो भी, उनका भी अच्छा नंबर है। इंडिया में बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म आता ही है, बाहर से लोग आते ही हैं। और जिस तरह के बजट में डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए हैं, मतलब उससे इंडिया का जो हेल्थ केयर, जिसमें जिसमें इंडिया के साथ इश्यूज थोड़े बहुत इशू रह गए थे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लेके, कि थोड़ा भी कमी है डॉक्टर्स की, नर्सेस की, तो वो भी जिस तरह से 75 सीट बढ़ाने की बात की है,
तो और ज़्यादा डॉक्टर और क्या बोलते हैं नर्सेज वगैरह ये सब निकलेंगे, ठीक है। दूसरा, इंडिया में ग्लोबल टूरिज़्म आएगा, इंडिया में बाहर से लोग आएंगे और इंडिया ग्लोबल डेस्टिनेशन बनेगा फॉर मेडिकल टूरिज़्म, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे बहुत सारे जो वीज़ा से रिलेटेड इश्यू होते थे बाहर के लोगों को इंडिया में अपना इलाज कराने के लिए जब वो आते थे और कराना चाहते थे, तो बहुत सारी कभी कभी दिक्कत होती थी वीज़ा लेने के लिए। तो इंडिया ने उसके लिए भी इंडिया डिसीजन ले रहा है, इसके लिए भी इंडिया स्टेप ले रहा है। तो ये भी चीज़ है। और एक जो होता है ना ब्रोकर वगैरह, कि जनरली क्या होता है ना, ब्रोकर क्या करते हैं ना कि कई बार करप्शन, मतलब कई बार वो ऐसा प्रॉब्लम कर देते हैं लोगों के लिए। जैसे बाहर से कोई मतलब आना चाहता है, वीज़ा लेके इंडिया में आना चाहता है, तो उसको ना वो लोग ठग लेते हैं, उससे पैसा ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं, या उनको उनको गलत चीज़ में यहाँ पे लगा देते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्रोकर से लेके रिलेटेड, तो उस चीज़ पर भी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग स्टेप लेंगे। तो ये चीज़ है। उस अगली और अगले मतलब इसके बाद जो राइटर हैं वो बात करते हैं एआई का जो इंटरवेंशन है और डिजिटलाइजेशन का इन मेडिकल सेक्टर में। गवर्नमेंट राइटर बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं कि मेडिकल में ना डिजिटल केयर का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है और आगे चल के बढ़ने वाला है। और एआई की जो इंपॉर्टेंस है वो मेडिकल फील्ड में, मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ेगी, ठीक है। उस इसका जो यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा है एक ना बजट में मेंशन कर रखा है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें इनोवेटिव हेल्थ केयर जो प्रोसेस है उस पर फोकस किया जाएगा बेसिकली, ये ठीक है, ये चीज़ है। और जैसे राइटर बोले ना कि अपोलो हॉस्पिटल में ना प्रोटॉन जो थेरेपी होती है उस वो इजाद की गई थी, ठीक है। प्रोटॉन थेरेपी जो किसके लिए होती है, वो होती है बुक ट्रीटमेंट के लिए होती है, कैंसर डिजीज से रिलेटेड। जो कैंसर डिजीज होती है उसकी एक ट्रीटमेंट के लिए ये प्रोटॉन थेरेपी होती है। तो आप इसको याद रखना, प्रीलिम से पूछ सकते हैं कि प्रोटॉन थेरेपी किसके लिए होती है, तो कैंसर इलाज के लिए होती है, ठीक है। तो कुछ इनिशिएटिव याद रखो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, प्रोटॉन थेरेपी है, एआई का यूज़, डिजिटल केयर का यूज़, ठीक है। और ये सब चीज़ें, इनोवेशन ड्रिवन केयर, डे केयर सेंटर्स, जो डे केयर कैंसर सेंटर 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है। इस तरह की चीज़ें 75 जो सीट्स हैं गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाने की बात की है। 90,958 करोड़ का बजट अलोकेट किया है, उसकी बात की है, ठीक है। तो इस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने जा रही है, उससे मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगी। वो इंडिया, जिससे इंडिया की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमें ये जो डिस्कशन है ये ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।